हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बिना कोई कोर्स लिए फ्री में आप किस तरह से सीटेट की तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, सिर्फ कुछ बुक्स चाहिए आपको सीटेट पास करने के लिए और कुछ ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए आज इस पर बात करेंगे। तो सीटेट क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको सीटेट का सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस के साथ साथ आपका प्रेफरेंस क्या है, पेपर 1 या पेपर 2 या फिर दोनों। ठीक है, जब मैंने सीटेट पास किया था ना तो मेरे प्रेफरेंस दोनों ही थे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 भी। तो आपका प्रेफरेंस क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप पेपर 1 के लिए पढ़ना चाहते हो तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं और टोटल 150 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स के होते हैं। CDP 30 नंबर की, इंग्लिश 30 नंबर की, हिंदी 30 नंबर की, EVS 30 नंबर की और मैथ्स 30 नंबर की। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है CDP यहाँ पे 30 नंबर की है। इंग्लिश, हिंदी, EVS और मैथ्स इन सब में भी 15-15 नंबर की CDP आती है, यानी पैडागोजी आती है सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो 30 नंबर की CDP यहीं पे हो गया। ठीक है, 15-15 30 60 और 30 तो कितने, यानी 90 मार्क्स की तो आपकी CDP हो गई। चाइल्ड साइकोलॉजी वो सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप CDP पे अच्छा स्कोर कर लेते हो ना तो आप सीटेट पास करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और सेम पेपर 2 में देखते हैं तो पेपर 2 में भी CDP सेम है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सेम है। ठीक है, लास्ट का आपका EVS और मैथ्स इसमें चेंज हो जाता है। अगर आपका प्रेफरेंस सोशल साइंस या फिर साइंस है तो ये लास्ट का दो सब्जेक्ट है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप दोनों पेपर एक साथ पास करना चाहते हो ना तो आप पास कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है ना तो आप दोनों पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में इजीली क्लियर कर जाओगे। और अगर आपका अभी तक सीटेट पेपर क्लियर नहीं हो रहा बार बार, तो अगर आप कुछ चीज़ें फॉलो करोगे ना तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा इस साल। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट है NCERT। ठीक है, सिलेबस के बाद हमारा NCERT आता है कि NCERT में से क्या क्या पढ़ना है। अगर आपका प्रेफरेंस पेपर 1 है तो आपको सिर्फ NCERT से EVS पढ़नी है, वो भी क्लास 3rd to 5th। ठीक है, क्लास 3rd की EVS पढ़नी है आपको। ठीक है, जो कि बहुत ईजी होती है, बट उसको अब जिस तरह के पेपर बन रहे हैं ना वो काफ़ी ट्रिकी बन रहे हैं। ट्रिकी का मीन्स मतलब उनको उलझाने वाले बन रहे हैं। जैसे कि पहले तो सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, अब क्या है उन क्वेश्चंस को ना एज अ सेंटेंस पूछा जा रहा है और वो एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपने कितना डिटेल में या कितना अच्छे से पढ़ा है और आपका फोकस कितना है रीडिंग में। ठीक है, ये चेक किया जाता है। तो अगर आप EVS पढ़ रहे हो ना तो पूरे फोकस के साथ एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। ईजी है, सब कुछ ईजी है, बस आपको स्टेट वाइज जो भी आप पढ़ोगे ना तो सब कुछ उनके नोट्स बना लेना। जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको लास्ट के जो 10 दिन या 5 दिन जो बचेंगे आपके नोट्स से काम आएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना प्लीज़। अब फिर हम बात करेंगे पेपर 2 की। तो पेपर 2 में क्या है, तो किसी किसी का सिलेबस होता है सोशल साइंस। ठीक है, अगर आप आर्ट साइड से या फिर कॉमर्स साइड से हो तो आपको सोशल साइंस के लिए फिल करना है। अगर आप साइंस या मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस मैथ्स चुननी है। ठीक है, अब इनके मार्किंग की बात करते हैं। ठीक है, सोशल साइंस आती है 60 मार्क्स की। सोशल साइंस अकेली ही 60 मार्क्स की है। ठीक है, और अगर आप साइंस और मैथ्स चुनते हो तो ये आपका 30-30 मार्क्स का है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। और आपको ये दोनों सब्जेक्ट ही NCERT से पढ़ने हैं। ठीक है, दोनों नहीं पढ़ना है, जो आप चूज़ करोगे वो पढ़ना है। अगर आपने SST चूज़ किया तो आप SST पढ़ोगे 6 से 8 तक। अगर आपने साइंस और मैथ्स पढ़ा है तो आप साइंस और मैथ्स पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको मुझसे सोशल साइंस पढ़नी है और इजी वे में पढ़नी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी इजीली वीडियो बना दूंगी। मेरे पास खुद के भी नोट्स हैं, मैं उसको भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अब हम बात करेंगे CDP की। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि पेपर 1 में CDP 90 मार्क्स की है। ठीक है, तो आप CDP स्कोर करने के लिए क्या सकते हो, जो आपका CDP का जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, यानी अलग से जो सब्जेक्ट है जो 30 नंबर का आएगा, उसमें मार्किंग किस तरह से है। तो जैसे कि आप देखो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या है, थ्योरीज है, पियाजे, वाइगॉस्की और कॉलबर्ग, इनकी थ्योरी है। अगर आप इन थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपके 15 नंबर स्कोर हो जाते हैं। ठीक है, यानी 30 में से आपने 15 नंबर ले लिए। ठीक है, 30 में से 15 नहीं ना सही तो आपने 14-13 नंबर इतने तो स्कोर कर ही लिया होगा। और स्कोर करने वाले
30 आउट ऑफ 30 भी करते हैं। मेरे खुद के 27 मार्क्स आए थे। और फिर हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि 5 मार्क्स का आता है। ठीक है। लर्निंग एंड पेडागोजी 5 मार्क्स के आती है। क्लासरूम बेस्ड जो MCQs आते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, जो कि तीनों ही काफ़ी ईजी है। ठीक है, अगर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना, तो आपको थ्योरीज पे करना है, क्योंकि अगर एडवांस क्वेश्चंस बनते भी है ना, तो वो थ्योरी से ही बनते हैं। बाकी इंक्लूसिव लर्निंग, क्लासरूम बेस्ड MCQs बहुत ईजी होते हैं, उन्हें आप बिना पढ़े भी ठीक से टिक कर सकते हो। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, PYQ। अगर आपने ये थर्ड पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लिए ना, अगर आपने CDP अच्छे से पढ़ लिया है, आपने NCERTs अच्छे से पढ़ लिया है, आपने अपना सिलेबस अच्छे से देख लिया है ना, तो आप 60-70% तो आपका सिलेबस यहीं कवर हो गया। ठीक है, आप मान लो आप 60-70 मार्क्स तो अभी भी स्कोर कर जाओगे ईजिली, अगर आपने इतना कर लिया है तो। ठीक है, PYQ अगर आप PYQ तक पहुंच जाते हो तो, क्योंकि PYQ से क्या होता है, PYQ से आपको क्वेश्चंस के पैटर्न्स का पता चलता है कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, इससे अगर आप 1-2 पेपर भी सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपको आपके जो आगे के जो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो PYQ सॉल्व करोगे ना, आप खुद ही देखना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी CDP को लेके, क्वेश्चंस को लेके। आपको पता चलेगा कि आपको कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। और आपको डिफ़िकल्टीज़ का पता चलेगा कि आपकी डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है, आपको क्या स्किप करना है, कौन से पॉइंट पे आपको काम करना है, कौन से टॉपिक आपके वीक है। ठीक है, आपको आप खुद की डिफ़िकल्टीज़ का पता चलेगा PYQs करके। फिर आते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक रिपीट होते हैं, तो वो आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना जो रिपीटेड है, तो वहाँ पे आप गलती करने का कोई चांस ही नहीं है, आपको वो टिक करके सही करने हैं। आपको खुद को श्योरिटी होनी चाहिए कि ये तो मेरा 100% सही है। ठीक है। फिर आता है कॉमन ट्रैप। ठीक है, जो कॉमन से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो ऐसा लगता है कि भाई ये तो हम कर ही नहीं सकते, नहीं, बट उनको करने की एक ट्रिक होती है। जब आप PYQ सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, आप उस ट्रैप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो अगर आप इतने ये 4 पॉइंट्स भी अगर फॉलो कर रहे हो ना, अगर आपके पास टाइम कम है, आप ये 4 पॉइंट फॉलो कर लो, आपका CTET तब भी पास हो जाएगा आराम से। ठीक है, और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आगे की वीडियो तक कंटिन्यू रहिए। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि आप सारा सिलेबस पढ़ते हो, उनको कैसे आप अच्छे से सब कुछ याद कर सकते हो। तो मेक शॉर्ट नोट्स। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं, विदाउट नोट्स आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हो, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखो। ठीक है, बिना नोट्स के आप पेपर पास ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको वन लाइनर्स पे ध्यान देना है। एक ही वन लाइनर से ना 3-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, एक ही वन लाइनर से ना 3-3 तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्या, कैसे, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, टेबल बनाओ, टेबल्स बनाओ। ठीक है, जैसे इस तरह से टेबल्स बना दो कि एक थ्योरी में क्या क्या बातें हैं, तो उससे रिलेटेड आपको 4 बातें एक ही टेबल में याद हो जाएगी। फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, कीवर्ड्स याद रखो उनके। इस तरह से अगर आप याद रखोगे ना, तो तो आप अच्छा स्कोर करो। फिर हम बात करेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट वही PYQs हो गए। ठीक है, बट PYQ और मॉक टेस्ट में क्या फ़र्क है, जब आप मॉक टेस्ट करोगे ना, तो आपको अपने 2 घंटे निकालने हैं अलग से, उसमें आप बीच में नहीं उठ सकते। एज अ एग्ज़ाम आपको पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आप समझेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और आपको खुद के वीक एरियाज़ पता चलेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आपको किस पे काम करना है। ठीक है, तो और PYQs में क्या होता है कि जैसे मैं PYQs ऐसे सॉल्व करती थी कि जैसे मैंने CDP करी है या फिर मैंने CDP पढ़ी है, तो मैं सारे सेट की CDP करती थी। यानी 10 पेपर के 10 CDP के क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व किए, तो जिससे कि मेरा CDP का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, फिर मैंने सारे EVS सॉल्व किए,
फिर मैंने सारी हिंदी सॉल्व की, फिर मैंने सारी इंग्लिश सॉल्व की, मैंने ऐसे PYQ सॉल्व किए थे। और मॉक टेस्ट उससे अलग हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। फिर हम बात करते हैं वीक एरिया इम्प्रूवमेंट। जब आप मॉक टेस्ट तक पहुंच जाते हो, मॉक टेस्ट देने लगते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, आपको उसे नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर उन नोट डाउन को दोबारा से स्टडी करना है, ठीक है। आप उन्हें लिखोगे, फिर उन पे आप देखोगे कि आपको क्या याद नहीं था, क्यों याद नहीं था, ये पॉइंट आपका क्यों गलत हुआ, ठीक है। तो इस पे आपको पूरा फोकस रखना है और उसको फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे ना, तो आपके 100+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और जिन बच्चों का सीटेट पास नहीं हो रहा था ना, उनके भी 100 मार्क्स के साथ पेपर पास होना निश्चित है, ठीक है। और अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे ना इन पॉइंट्स को, तो आपके 130-120 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। सीटेट कोई मुश्किल पेपर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बेस्ड पेपर है। इसमें होता क्या है ना, कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उन्हें ट्रिक नहीं पता होती। जब हम ये सब पॉइंट्स फॉलो करेंगे ना, तब हमें पता चलता है कि हम पेपर बनता किस तरीके से। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपका पेपर पास आने लगता है, तो आपको किस तरह से पढ़ना है। तो इस तरह से एक टेबल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट वीक में आपने CDP और NCERT के टॉपिक्स पढ़े, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। CDP तो है ही इम्पॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट के साथ CDP है, और NCERT, ठीक है। क्योंकि NCERT ज़्यादा टाइम लेती है उसको पढ़ने में। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप NCERT जो आपने उसी में हाईलाइट करोगे ना पॉइंट, आप उसको अच्छे से रीड कर लो दोबारा फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में आप क्या करो, अपने मैथ्स, EVS, साइंस की प्रैक्टिस करो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर आप PYQs और रिवीजन करो, और लास्ट के जो आपके 4-5 दिन बचेंगे ना, आप उसमें मॉक टेस्ट दो। अगर आप ये वाली वीडियो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले देख रहे हो ना, तो आप प्लीज़ ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो हमारा 9 पॉइंट है, स्टार्ट स्टडी फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो अब आप वेट मत करो कि मैं कल से पढ़ूंगा, 1 महीने पहले पढ़ूंगा, ठीक है। पढ़ना शुरू कर दो। 30 दिन तो बहुत कम टाइम है सीटेट पास करने के लिए। अगर आप दोनों पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तब आपके पास कम टाइम है, क्योंकि SST और साइंस और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टाइम मांगते हैं, ठीक है। आप आप एक ही सब्जेक्ट की बुक को ना 2-2 बार रीड करोगे ना, तो भी आपको टाइम लग जाएगा। रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 तो आप 10 दिन पढ़ के भी पास कर सकते हो। मुझे पेपर 1 तो बहुत ईजी लगा था। मैंने तो पेपर 1 के लिए पढ़ाई की थी, बट उनमें 3 सब्जेक्ट तो जैसे CDP, हिंदी, इंग्लिश कॉमन ही था, तो साथ साथ मेरा पेपर 1 भी क्लियर हो गया। बस मैंने EVS के नोट्स बनाए थे, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिल गई EVS पढ़ने के लिए, ठीक है। और मैथ्स मेरी अच्छी नहीं थी, तो मैंने मैथ्स के पैडागोजीज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए, और जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं ना मैथ्स के, वो किए थे। तो ऐसे 10-12 नंबर हो गए थे, ठीक है। तो जिसके लिए पढ़ाई की थी ना, उसमें उसमें कम आए, और जिसके लिए पढ़ाई नहीं की थी उसमें ज़्यादा मार्क्स आए। पेपर 1 में पेपर 2 से भी ज़्यादा मार्क्स है। तो आप देख लो कि SST पढ़ने में कितना टाइम लगता है, और इतना पढ़ने के बाद भी मेरे सिर्फ 37-38 मार्क्स आए थे SST में, और मैंने ज़्यादा अच्छा पेपर 1 में स्कोर किया था। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो किस पे होगी, हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी पियाजेट थ्योरी और उसके MCQs जितने भी हैं, ठीक है। तो उसको करेंगे। अगर आपको हमारे साथ पियाजे की थ्योरी पढ़नी है ट्रिक के साथ इजीली तरीके से, तो आप प्लीज़ वीडियो देखिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मार्कशीट, मेरे कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि CDP में मेरे मार्क्स आए थे 27। CDP में मैंने स्कोर किया था 27, मैथ्स में 10, क्योंकि मैथ्स के लिए पढ़ाई नहीं था। EVS में 25, और लैंग्वेजेस में 19, ठीक है। तो टोटल होता है 100। और ये ना डिजी लॉकर में ना ये मार्क्स ज़्यादा है, क्योंकि ये उस दिन का रिज़ल्ट है जिस दिन आया था। तो डिजी लॉकर में ना ये कुछ 102 है इसमें, और इसमें 100 के आसपास है, 100 ऐसे कुछ है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स बड़े थे बाद में डिजी लॉकर में।
तो वो मुझे नहीं पता क्यों बढ़े थे, ठीक है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही खुश हो गई थी जब मेरा पेपर पास हो गया था, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी इतना स्कोर कर रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना स्कोर कर लिया। मेरा मेन फोकस ना मेरे पेपर 2 पे था, ठीक है, जिसमें मैंने एसएसटी पढ़ने में ना देखो 2-2.5 महीने लगा दिए थे। सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स कुछ नहीं पढ़ा था, सारा फोकस मेरा एसएसटी पे ही था। क्योंकि स्कूल के बाद जब आप एकदम से एसएसटी पढ़ते हो ना, तो टाइम लगता है उसमें, ठीक है। तो मेरे कितने आए थे, 37, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद शायद 39 है। हाँ, मेरे 2 नंबर शायद इसी में बड़े होंगे। बाद में वो डिजी लॉकर में ना पता नहीं क्यों 2-2 नंबर, एक एक 2-2 नंबर बड़े हुए हैं, वो पता नहीं, पर मैं तो भाई इसी में खुश हो गई थी कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर किया, वो भी दोनों। क्योंकि जो मेरे बाकी के फ्रेंड्स थे ना, उनके तो एक भी पेपर क्लियर नहीं हुआ था। सिर्फ कुछ ही 10 में से 1-2 फ्रेंड्स ही थी जो कि जिनका पेपर क्लियर हुआ था। किसी का 1 हुआ था तो सेकंड नहीं हुआ, सेकंड हुआ तो फर्स्ट नहीं हुआ। तो मेरा तो दोनों हो गया था, तो भाई तो मैं तो बहुत खुश थी। तो अगर आप भी ये ट्रिक फॉलो करोगे ना, तो आपका भी पेपर दोनों क्लियर हो जाएगा। अगर फर्स्ट पेपर के लिए अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो देखो आपका तो फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाना चाहिए। पेपर 1 तो बहुत ही ईजी है, पता नहीं क्यों बच्चे बार बार फेल हो जाते हैं। तो शायद हो सकता है कि आप पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आप पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो फिर देखो वो ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 घंटा तो निकालो अपने लिए। अगर आप जॉब करते हो ना, तो रात में बैठ के पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। बिना पढ़े तो देखो कुछ नहीं होगा, बिना पढ़े कोई पास नहीं होगा। क्योंकि सीडेट तो सिर्फ एक ज़रिया है, आपको आगे केवीएस, एनवीएस, एडब्ल्यूएस, DSSB इन सब के लिए एलिजिबल होना है। तो केवीएस तो आप, सीटेट तो आपको क्लियर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप इस साल पास कर जाओ, और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ में आप पीछे ना रहो, ठीक है। उनको आप जल्दी से उनके लिए भी आप तैयारी करो। तो देखो सीटेट में चाहे कम नंबर आए चाहे ज़्यादा नंबर आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो आपका स्ट्रगल है ना, वो स्टार्ट होएगा जब आप प्रिपरेशन करोगे केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, DSSB के लिए। केवीएस का आपको पता है, केवीएस में 3-3 टीयर कर दिए गए हैं कि टीयर 1, टीयर 2 इंटरव्यू, ठीक है। DSSB का आपका पता ही है कैसा लेवल आता है, ठीक है। EMRS के और AWES, इनमें वैकेंसीज़ बहुत कम कम आती है। तो देखो आप अटके मत रहो कि इस साल नहीं तो अगले साल, आप इसी साल पास करने की कोशिश करो। और ये मैंने तो भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में दिया था, उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं हुआ सीटेट देने का, क्योंकि पास हो गया और लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो मैं क्यों बार बार अपना पैसा वेस्ट करूँ। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और या फिर इस वीडियो में बताए गए टिप्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखो वीडियो बनाने के लिए भी ना एक मोटिवेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सी स्ट्रैटेजी आप भी खुद फॉलो करते हो, उसके बारे में बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।